Hello students, now we will start theories of bonding in coordination compounds. तो इसमें हमारा डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इसमें हमारा तीन थ्योरी मेन पढ़ना हमको पड़ेगा. एक पढ़ना है हमको वर्नर्स थ्योरी, अगला पढ़ना हमको पड़ेगा इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड पढ़ेंगे हम पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो जो सबसे पहला हमारा थ्योरीज आता है, थ्योरीज के अंदर सबसे पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, वो दिए था हमारे साइंटिस्ट थे वर्नर्स, अल्फ्रेड वर्नर इन 1893. बट यहाँ पर आपका जो थ्योरी का जो फॉर्मेट उन्होंने दिया था, ये आया था अकोमोडेशन होकर पोस्टुलेट के फॉर्म में इन 1898. यहाँ पर ये आपका पहला थ्योरी है, इसका नाम है, आप आराम से इसको हेडिंग को डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर. He was the first Swiss chemist to get Nobel Prize of Chemistry. In fact, he was the first to get the Nobel Prize of Chemistry for the inorganic chemistry part, for the structure of the coordination compounds. तो उसका जो structure, he gave the theory at very early age, at the age of 26 years in 1893. यहाँ 98 लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका दिया है पूरा थ्योरी के फॉर्म में, उसने जो है दिया था अकोमोडेशन करने के बाद 1898 में, बट थ्योरी फॉर्म ऑब्जर्वेशन उसने दिए थे स्टार्ट करना 1893 से सारा. तो इन द ईयर 1913 he got the Nobel Prize in Chemistry for his discovery and the structure of the linkages in the compounds and the structure in the structure of the coordination compounds. इस थ्योरी में क्या आएंगे पोस्टुलेट्स, उसको आप नोट कर लीजिए. मैं बोलता रहता हूँ, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए. पहला लिखिए पोस्टुलेट्स, राइट डाउन पोस्टुलेट. पहला पोस्टुलेट लिखिए, आप लिखिए मेटल आयन एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. हर एक मेटल में आपका दो टाइप का वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी. यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation number of the metal ion and secondary valency correspond to coordination number of the metal ion. ठीक है, primary valency correspond to oxidation number of metal ion and secondary valency corresponds to coordination number of the metal ion. अभी आपको नंबर ऑलरेडी क्लियर है, we already discuss इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, उसके अकॉर्डिंग या लिगेंड का, जैसे हम दिखाते हैं नेमिंग के अंदर लिगेंड का अटैचमेंट मेटल एटम से, वो आपको ऑलरेडी क्लियर है अबाउट द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगला पॉइंट आता है प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, बाय नेगेटिव आयंस, क्योंकि इसमें क्या है, मेटल्स का नेचर क्या होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो क्या करते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायंस बनते हैं मेटल्स के. तो कैटायंस अगर बनेंगे मेटल्स के, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव आयंस होंगे. यहाँ पर negative ions will satisfy the primary valency of the metal ions. ठीक है, it is also called as principal valency or ionic valency or ionizable valency. और क्या है इसका attachment, its attachment to central metal atom is shown by dotted lines. जब हम स्ट्रक्चर को दिखाएंगे इसमें we show dotted lines for the attachment of the primary valency to the central metal atom. ये वो सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पॉइंट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट आप आराम से वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. अगला पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस और बोथ. द स्पीशीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड एज लिगेंड्स. ऑलरेडी हम लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं. लिगेंड का तीन टाइप के होते हैं. सबसे कॉमन आपके लिगेंड्स हैं नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स काफी कॉमन है, और बहुत कम होते हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड्स, रेयर होते हैं. क्योंकि लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं. ऑलरेडी हम लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं. लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड का स्ट्रक्चर्स, उनका आइडेंटिसिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस और बोथ. और क्या होता है, इट इज नॉन आयनिक. ये क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनिक. मतलब जो भी आयंस आपके होंगे, सपोज नेगेटिव आयंस होंगे, अगर वो शो करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, तो उसके अंदर उस नेगेटिव आयन का ब्रेक होना पॉसिबल नहीं होता है. और क्या होता है इसका अटैचमेंट, इट्स अटैचमेंट टू
आगे लिखा हुआ पॉइंट ये वाला, स्पीसीज satisfying secondary valency are called ligands. Its attachment to metal atom is shown by solid lines. और क्या है, it is directional in nature. ये क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी, it is non directional. अगर हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, it is non directional. मीनिंग क्या होता है नॉन डायरेक्शनल का, जस्ट लाइक आप बॉन्डिंग पढ़ते हो, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, क्या होता है आयनिक बॉन्डिंग में ईच कैटायन अट्रैक्ट मेनी एनायंस एंड आल्सो ईच एनायन अट्रैक्ट मेनी कैटायंस. आपने पढ़ा सॉलिड स्टेट में उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक आपको था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl, तो अराउंड ईच सोडियम आयन वी हैव 6 सराउंडिंग Cl नेगेटिव आयन एंड आल्सो अराउंड ईच Cl नेगेटिव आयन वी हैव 6 सराउंडिंग सोडियम आयंस. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में सॉलिड स्टेट के अंदर. तो होता क्या है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अटैचमेंट नहीं होता है, इंटरेक्शंस होते हैं. कैसे इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं. यहाँ भी सेम कहानी है, अगर हमारा आयनिक वैलेंसी है उसमें क्या होता है अटैचमेंट हम शो करते हैं भाई डॉटेड लाइंस. इसका मीनिंग क्या होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स. मतलब क्या होता है आयंस होंगे उनमें स्ट्रॉन्ग क्या होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. बट ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका शेप ट्रायंगल है, लीनियर है, बेंट है या जो भी शेप के बारे में हम बात नहीं करते हैं. ये हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए. सेकेंडरी वैलेंसी क्या है डायरेक्शनल इन नेचर. डायरेक्शनल का नेचर का मीनिंग क्या होता है कि मेटल एटम से सेकेंडरी वैलेंसी अटैच होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. तो क्या होता है डायरेक्शनल का मीनिंग होता है कि उस डिपेंड करता है कितने लिगेंड अटैच्ड हैं या कितने लिगेंड के एटम अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा. ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं. ज्योमेट्री का मीनिंग होता है लाइक अगर आपका 2 है सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारा केमिकल कोवलेंट बॉन्डिंग होता था तो शेप आएगा लीनियर टाइप का, 3 पे आएगा शेप ट्रायंगल प्लेनर, 4 पे होगा शेप टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 5 पे आपका ज्योमेट्री आएगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल और 5 पे आपका एक ज्योमेट्री और पॉसिबल होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल और 6 पे आएगा ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल. 5 पे होता है स्क्वायर पिरामिडल या कॉमन हमारा है ट्रायंगल बाइपिरामिडल और 6 पे आता है स्क्वायर बाइपिरामिडल जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. तो अभी ये पॉइंट आगे मेंशन किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है डायरेक्शनल का मीनिंग ये होता है डायरेक्शनल इन नेचर. व्हाइल राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द स्पीसीज satisfying secondary valency and metal ions are written in coordination sphere. आप जानते हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि इतना हमारा ये है काउंटर आयन Cl नेगेटिव आयन. यहाँ पे भी क्या होता है काउंटर आयंस कैन बी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. काउंटर आयन का मीनिंग क्या होता है दैट इज इन द आयनाइजेशन स्फीयर. कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर कोई चार्ज होता है प्लस और माइनस उसको बैलेंस करते हैं अदर आयंस, उनको बोलते हैं काउंटर आयंस. उनका चार्ज क्या होगा अपोजिट टू द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. तो यहाँ पर ये Cl काउंटर आयन होगा. और क्या होता है दिस फिक्स्ड. फिक्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे लिखा है फिक्स. इसका मीनिंग क्या होता है ईच मेटल आयन in a particular oxidation state will have a fixed secondary valency. ये इसका मतलब है पॉइंट का फिक्स का मीनिंग each metal ion in a particular oxidation state will have a fixed secondary valency. ये पहले का ऑब्जर्वेशन था कि अगर मेटल का ये ऑक्सीडेशन नंबर तो उसमें इतना ही हो सकता है सेकेंडरी वैलेंसी. लेकिन अभी का जो ऑब्जर्वेशन क्या है उसमें हम ये देखते हैं कि मेटल का एक दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें मेटल कैन शो मोर देन 1 सेकेंडरी वैलेंसी. मेटल्स के अंदर एक से अधिक भी सेकेंडरी वैलेंसी पॉसिबल है. एग्जांपल देखो निकल क्या होगा +2 स्टेट में, इसका जो कॉमन आता है सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है 4 और 6 भी इसमें अननोन नहीं है. 6 भी कुछ केस में मिलता है. कोबाल्ट का भी है +2 स्टेट में दे कैन शो 4 and 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे ये मीनिंग है कि फिक्स होता है नॉर्मली फिक्स होगा मतलब एटलीस्ट, लेकिन एक से अधिक वैल्यू भी अलाउड है. इसका मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा कि मेटल आयंस में कॉमन के केस में सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या हो सकते हैं. उतना टेंशन लेकर लेना नहीं है कि आपको रट्टा मारना सबका हो, नॉट रिक्वायर्ड. तो ये वो हमारा अगला पॉइंट आएगा हमारे पास क्या द नंबर ऑफ स्पीसीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी गिव ए डेफिनेट ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6. अगर ये हमारे पास दिया है नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज दैट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ज्योमेट्री क्या होगा 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्रायंगल प्लेनर,
4 के लिए दो पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। लिखा ना, एसपी का मीनिंग है स्क्वायर प्लेनर, दो पॉसिबिलिटी होता है 4 के लिए। 5 में आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक आता है अनकॉमन टाइप का स्क्वायर पिरामिडल, और 6 पे आता है ऑक्टाहेड्रल। 6 पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आएगा, लिखिए एवरी एलिमेंट ट्राई टू सेटिस्फाई। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट का मीनिंग हुआ मेटल लाइन। एवरी मेटल लाइन और एलिमेंट ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ए नेगेटिव आयन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर शो डुअल बिहेवियर। मीनिंग क्या होता है, कोई भी अगर आपका नेगेटिव आयन, जैसे आपको यहाँ पे Cl इनसाइड द दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो क्या होगा, इट विल हैव डुअल रोल। ए नेगेटिव anions inside coordination sphere will not ionize when aqueous solution undergo ionization। ठीक है, और इसको कहां लिखते हैं, अंदर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और क्या होता है, ए नेगेटिव आयन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर शो डुअल बिहेवियर। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे Cl नेगेटिव दिया है, इसका काम क्या होगा, इट सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको बोलते हैं डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर। और जो भी आपके अनायंस होंगे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आयनिक कंपाउंड, मतलब आयन से ब्रेक नहीं होता है कंपाउंड। अगर क्या लिखा है, अनायंस इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल नॉट आयनाइज व्हेन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो आयनाइजेशन। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं वर्नर्स थ्योरी के। अब इसको हम समझने का ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके। तो उसके कुछ कंपाउंड थे, उसने कंपाउंड थे मेनली, एक कंपाउंड था कोबाल्ट का, कोबाल्ट COCl3, कोबाल्ट प्लस स्टेट था, कंपाउंड था COCl3। उसको उसने डिसॉल्व किया सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर लेके। तो उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे कि सब केसेस में 3 Cl था, बट सारे के सारे Cl नेगेटिव आयंस आयनाइज नहीं हो पाते हैं। कि अगर आपका सॉल्यूशन दिया था COCl3 का, अमोनिया के अंदर हमने उसमें डाल दिया, फिर क्या किया हमने, प्रेसिपिटेशन का मेथड अप्लाई किया कि उस सॉल्यूशन हमने ऐड किया बाहर से क्या, AgNO3 एक्सेस। तो होता क्या है, Ag प्लस आयन सबको मिलेंगे AgNO3 से, वो कंबाइन करते हैं Cl नेगेटिव आयन से, और क्या बनता है 5 ppt ऑफ AgCl। लेकिन सब केस के अंदर जो अमाउंट बना ppt का AgCl का, उसका अमाउंट सेम नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ केस में आपका Cl नेगेटिव आयन इनसाइड द ब्रैकेट था, कुछ में बाहर था। तो उसके मेन कंपाउंड्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार देखते हैं, उससे थोड़ा आप समझने का ट्राई करेंगे पॉइंट को। अगर हम ट्राई करते हैं कंपाउंड लिखने का, यू कैन टेक हेडिंग वर्नर्स कंपाउंड्स। इसका एक था COCl3.6 अमोनिया। इसमें क्या मिलता है, अगर हम ऐड करते हैं तो ऑन एडिंग इट गिव 3 मोल्स ऑफ AgCl, on adding excess of solution of AgNO3। अगर तो इसका मीनिंग, लेट अस राइट फर्स्ट कंपाउंड्स। अगला था COCl3.5NH3, it give 2 moles of AgCl on adding excess of solution of AgNO3। अगला था COCl3.4NH3, इसमें आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ AgCl ऑन एडिंग। यहाँ पर दो कंपाउंड थे, एक का था इसमें ग्रीन कलर, इसको भी नाम लिख देंगे इसमें, एक था इसमें COCl3.4NH3, ये भी आपको देगा 1 मोल ऑफ AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। यहाँ पे दो में सेम अमाउंट बनता है ppt का, बट दोनों में कलर डिफरेंट होता है। पहला कंपाउंड था, इसको उन्होंने बोला, क्या बोला, ही कॉल्ड द फर्स्ट कंपाउंड COCl3.6NH3। इसका नाम दिया उन्होंने, इसका कलर था येलो। इट वाज गिवन द वर्ड ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स, ही कॉल्ड दिस कंपाउंड एज ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। येलो कलर आपका इसका वर्ड आता है यहाँ पे ग्रीक वर्ड में, ल्यूटियो मींस येलो। अगला आता है COCl3 सेकंड कंपाउंड, COCl3
.5NH3, इसका कलर होता है पर्पल। इट वाज गिवन द वर्ड पर्प्यूरियो कॉम्प्लेक्स। COCl3 में यहाँ पे दो कंपाउंड लिखे हैं 4NH3, इसमें क्या था, इस एक का नाम, इसमें एक में होता है ग्रीन कलर और एक में होता है आपका वायलेट कलर। ग्रीन का नाम था पेरेजियो कॉम्प्लेक्स और इसका नाम था वायोलियो कॉम्प्लेक्स। ये दोनों आपके कलर डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है, कैसे पॉसिबल होगा? इसका रीजन था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स था पेरेजियो कंपाउंड, इसमें था इट वाज ट्रांस आइसोमर और ये था सिस आइसोमर। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में आइसोमेरिज्म के अंदर। यहाँ पे क्या है, दो Cl नेगेटिव आयंस आपके अपोजिट होंगे तो ट्रांस होगा, और दो Cl आपके सेम साइड में होंगे तो उसको हम सिस बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो कंपाउंड का कलर डिफरेंट था कॉम्प्लेक्स का, बिकॉज ये क्या थे, देवर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पर देखो, ये हमको इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस केस में 3 मोल्स बना AgCl का। इसका मीनिंग क्या है, ऑल 3 Cl नेगेटिव आयन आर आयनाइजेबल। यहाँ पे क्या, तीनों के तीनों Cl कैसे होंगे, आयनाइजेबल होंगे, तभी पीपीटी बन सकता है AgCl से। ये 3 मोल देगा AgCl का। यहाँ पे 3 Cl यहाँ पर है, बट पीपीटी में 2 मोल्स का, मीनिंग केवल 2 Cl होंगे आयनाइजेबल। यहाँ पे क्या होगा, एक ही Cl होगा आयनाइजेबल। तो मीनिंग क्या होता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो क्या होना चाहिए पहले कंपाउंड का फॉर्मूला, दिस कैन बी रिटन एज CONH3 होल 6 Cl3, तभी देगा तीनों के तीनों Cl क्या होंगे, इसमें आयनाइजेबल होंगे। यहाँ पे क्या हुआ सेकंड केस में, CONH3 5, 2 Cl आउटसाइड रहेगा इसमें, और यहाँ पे CONH3 होल ट्वाइस Cl2, 1 Cl आउटसाइड, एक ट्रांस और एक सिस। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा बट ज्योमेट्रिकल आपका रीजन आएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक में आपका कलर है ग्रीन और एक में आपका कलर है इसमें वायलेट। तो यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों Cl बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के, मतलब तीनों के तीनों Cl कैसे होंगे, आयनाइजेबल। यहाँ पे 2 Cl आयनाइजेबल, यहाँ पे 1 Cl आयनाइजेबल, तब बनता है पीपीटी 3 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ पीपीटी दिया होगा तो हम बोल सकते हैं कितने Cl नेगेटिव आयनाइजेबल होंगे पहले, सेकंड, थर्ड कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका रखेंगे फॉर्मूला। इसको लिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहेंगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पे एक चीज देखिए, सब केस में क्या है, कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl नेगेटिव आयंस आर देयर, सब में 3 Cl टोटल है, तब 3 Cl नेगेटिव आयन विल सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, और कितना आएगा इसमें सेकेंडरी वैलेंसी, सब में 6 आएगा। देखिए 6 लिगेंड्स हर एक में दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा, 4, 2 Cl अंदर 1 Cl बाहर, ठीक है। अब इसका हम अगर ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, वो एक बार देखते हैं। पहले का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, कोबाल्ट का स्टेट +3 है, ये हमारा पहला कंपाउंड येलो कलर कंपाउंड है। यहाँ पे क्या, Cl नेगेटिव आयन सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स 6 अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। ये पहला कंपाउंड हुआ। अगर हम ड्रॉ करते हैं सेकंड कंपाउंड, यहां पे आता है, इसमें क्या है देखिए, कोबाल्ट +3 स्टेट है, अमोनिया
यहाँ पे भी आपके दो Cl आपके बाहर है इसमें, और यहाँ पे क्या है, एक Cl आपका जो ये सेकंड कंपाउंड हमारा है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड फॉर्मूला इसमें, इसका क्या, इसमें क्या था आपका कलर, यहाँ पे इसमें था आपका पर्पल कलर था कॉम्प्लेक्स का, पर्प्यूरियो कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है, एक Cl का डुअल रोल है, 1 Cl नेगेटिव आयन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और जो 2 Cl यहाँ पर है दे सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें दो कंपाउंड थे हमारे पास कोबाल्ट में, साइड वन ट्रांस वन सिस, Cl को लिखा अपोजिट, ऑल अमोनिया विल बी ऑटोमेटिकली अपोजिट। ऐसा करने से ये हमारा आता है ट्रांस वाला, इसका आपका प्रेजियो कॉम्प्लेक्स था, इस ग्रीन कलर कंपाउंड था ये वाला, और इसमें आपका आता है सिस वाला, ये हमारा हुआ इसमें सिस वाला कंपाउंड, इसका नाम था वायलेट कॉम्प्लेक्स, वायलियो कॉम्प्लेक्स, इट वाज वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। आपका सिस वाला वायलेट है, ट्रांस वाला क्या है, ग्रीन कलर कंपाउंड। लेकिन मेमोराइज सेंटेंस VCPT, वायलेट कॉम्प्लेक्स सिस, प्रेजियो कॉम्प्लेक्स, प्रेजियो मींस ग्रीन कॉम्प्लेक्स, ट्रांस। मेमोराइज बाय दिस वर्ड VCPT, V फॉर वायलेट कॉम्प्लेक्स आपका सिस होता है, और ट्रांस आपका रहेगा प्रेजियो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा सारे कॉम्प्लेक्स में क्या क्या कलर था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की इसको समझाने के लिए। हमारे पे उसने 4 कंपाउंड यहाँ पे स्टडी करके दिए हुए हैं हम लोगों ने, कि जैसे अपने क्या इसमें क्या है, तीनों के तीनों Cl कहाँ पे हैं, अटैच्ड टू मेटल आयन बाय डॉटेड लाइंस, मींस दे हैव सिंगल रोल, सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी ओनली। और यहाँ पे क्या है, एक Cl का रोल है, इट सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो Cl यहाँ पर अटैच है, इस तरह के इंटरेक्शन से ये ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, 2 मोल देगा AgCl का, यहाँ 3 मोल्स AgCl का, और इन दोनों में क्या है, केवल एक Cl का रोल होगा, इट सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। बाकी 2 Cl का रोल क्या है, दे विल सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ। तो Cl यहाँ पर लिगेंड की तरह काम करेगा, एक Cl इट इज नॉट लिगेंड, ये आपका होगा काउंटर आयन। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है वर्नर्स थ्योरी का और कंपाउंड के बारे में। अटैचमेंट टू मेटल आयन बाय सॉलिड लाइंस, डॉटेड लाइंस, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, मेटल आयन ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको ध्यान रखें आप पॉइंट को। तो ये हमारे कंपाउंड्स हुए। अब जो इसने एविडेंस लिए वो कहां से लिए एविडेंसेस, थोड़ा वो देखते हैं। He did different experiments from which he got different evidences. तो उसका जो मेन एविडेंसेस थे यहां पर, he got the main evidences from experiments using the properties। कौन से आता है, पहला था इसका एक्सपेरिमेंटेशन में, एक होता है लैम्डा एम मेजरमेंट्स। लैम्डा का मीनिंग है मोलर कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स
आप ये पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक था कंडक्टेंस के अंदर कि अगर हम एक कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो कंपाउंड ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा उस कंपाउंड का कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको देखना पड़ता है कितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। जिस भी कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा मिलेंगे उस सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। आयंस कम होंगे कम आएगा कंडक्टिविटी। अगर कंपाउंड आपका नॉन आयनिक है तो सॉल्यूशन में कितना आएगा कंडक्टिविटी, नियरली 0। हमारा सेकंड आएगा यहाँ पर, एक आता है इसमें प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट्स। मतलब डिफरेंट हमने किया, लाइक इसे हमारा पिछला एग्जांपल था कि कॉम्प्लेक्स जो फर्नेस के 4 कंपाउंड थे, इसमें लाइक 3 Cl बाहर थे, 2 Cl बाहर थे, 1 Cl बाहर था। अगर एक भी Cl बाहर नहीं हुआ तो पीपीटी नहीं बनता बिल्कुल भी इस केस में, ये भी पॉसिबल होता है। तो इसका मीनिंग प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट्स एक और आपका मेथड था। इसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बोल पाएंगे, कितना उसका प्राइमरी वैलेंसी है, कितना उसका सेकेंडरी वैलेंसी है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक मिलता है प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? क्रायोस्कोपी एक हमारा टॉपिक था डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशंस, कि अगर हमारे सॉल्यूट्स क्या हैं, इसमें मोस्टली क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। इसको डिजोल्व किया सॉल्यूशन में तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ की एक्सप्रेशन था I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई क्या होगा इस केस में 1 + n अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो हम कितने आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में हमको मिल सकता है। उससे भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूले के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आई का वैल्यू निकालते हैं। आई क्या था, वन ऑफ फैक्टर, उसकी हेल्प से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर कुछ लिखते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा, जो आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए। देखिए अगला पॉइंट क्या आता है इसमें कि एक एग्जांपल लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज का। जैसे हमने बोला था कि वर्नर्स थ्योरी में कुछ इसके थे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या क्या थे। एक था मेजरमेंट ऑफ लैम्डा एम। यहाँ पर क्या होता है, लैम्डा एम कैन बी टेकन नियरली सेम एज लैम्डा 0m, क्योंकि अगर हम लेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक होता है तो क्या होगा सॉल्यूशन में, दे शो कंप्लीट डिसोसिएशन। तो लैम्डा एम कैन बी टेकन सेम एज लैम्डा 0m। तो यहाँ पे लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर लैम्डा एम का वैल्यू दिया है, इसी से हमको आइडिया मिलता है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। कंपेयर करने पर हम कंपेयर करते हैं कि जिसमें ज्यादा आयंस बनेंगे उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है 5 कंपाउंड लिखा है 1 2 3 4 5, पहला है COCl3। यहाँ पे आपका टेबल बना लीजिए, इन्फॉर्मेशन को हेल्प करता है समझने के लिए। इसमें लिखा है, पहले में लिखा है कॉलम में molecular formula of the compound lambda m, number of ions total आपको मिलेगा सॉल्यूशन में, number of ionizable Cl नेगेटिव आयन, फिर यहाँ पे है सेकेंडरी वैलेंसी और यहाँ पे है कंपाउंड का आयनिक फॉर्मूला। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इसके हेल्प से। देखिए पहले में क्या है, लैम्डा एम का वैल्यू हाईयर है, यहाँ भी हाईएस्ट है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे 0 हो रहा है। 0 का मीनिंग क्या होगा, दिस कंपाउंड शुड बी नॉन आयनिक। अगर हम लिखते हैं लास्ट कंपाउंड, आपका आयंस कोई मिलेगा नहीं, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ब्रेक हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे CONH3 तीनों के तीनों Cl आपके अंदर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तब कोई भी Cl आपका बाहर नहीं मिल पाएगा सॉल्यूशन में। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयनाइजेबल भी 0 होगा। इस केस में हाईएस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली इससे ज्यादा आयंस यहाँ मिलेंगे, इससे ज्यादा आयंस यहाँ मिलेंगे। इन दोनों में आयंस का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का फॉर्मूला, पॉसिबिलिटी होगा इसमें CONH3 2 Cl आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और 1 Cl बाहर रहेगा। ये हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक फॉर्मूला।
तो हम इसमें कितना मिलेगा, नंबर ऑफ आयंस एक बार फिल कर लेंगे लास्ट में। इसमें क्या होना चाहिए, एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको लिखना है फॉर्मूला। तो इस पे काम करिए, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड होंगे, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको पहले फिल कर दीजिए इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपके 3 अमोनिया पहले 3 भरो, 4 पहले भरो, 5 6 जो भी है, जैसे हमने लिखा पहले वाले में कितना आना चाहिए, ऑल अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड फर्स्ट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर जो Cl बचेंगे, देखो यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर +3 है सब कंपाउंड में, तो +3 स्टेट में कितना आएगा कोबाल्ट का, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होएगा। 6 को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 अमोनिया अंदर लिखेंगे तब Cl3 बाहर लिखेंगे। आपको सब वाई 6 अमोनिया इनसाइड, वाई नॉट अदरवाइज। तो इसका रीजन क्या है कि कोबाल्ट का +3 स्टेट में सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, तो इसलिए हमने इसको लिखा है सब केस में 6 लिगेंड हमको रिक्वायर्ड होंगे पहले। अगले में क्या करेंगे, CONH3 होल 5, एक वाटर अंदर और तीनों Cl बाहर, और यहां पर 5 अमोनिया इनसाइड। अब एक और रिक्वायर्ड है Cl, तो एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर। ये होंगे कंपाउंड के आयनिक फॉर्मूलास। यहां से देखिए, इसमें हमको मिलेंगे सेम नंबर ऑफ आयंस 1 + 3 4 आयंस, यहाँ पे 1 + 2 3 आयंस, यहाँ पे 1 + 1 2 आयंस, यहाँ पे नॉन आयनिक हो गया। अगर हमारे नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, नंबर ऑफ आयंस बराबर होंगे तो लैम्डा n का वैल्यू भी नियरली सेम होता है। आयंस कम होंगे तो सॉल्यूशन में लैम्डा n का वैल्यू भी कम होता रहेगा, जितने आयंस कम उतना लैम्डा n का वैल्यू कम होता रहेगा। अब कितना हुआ, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयनाइजेबल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो अगर हम देखेंगे कि इस कंपाउंड को अगर हम रिएक्शन करते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 तो क्या देगा इसमें, 3 मोल्स AgCl, 3 मोल्स AgCl, 2 मोल्स AgCl, 1 मोल AgCl, नो PBT ऑफ AgCl। अगर आपको लास्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या होगा, नो PBT ऑफ AgCl इन लास्ट केस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे करके हमारे ये मिलते हैं एविडेंसेस। ऐसे करके निकालते हैं डेल्टा TF का वैल्यू के हेल्प से निकालते हैं I का वैल्यू 1 टॉ फैक्टर। हम अज्यूम करते हैं ऐसे केस में अगर अल्फा नहीं दिया है, आपको ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने कहा हुआ है इन चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस क्वालिटी प्रॉपर्टीज इन एप्लीकेशंस ऑफ 1 टॉ फैक्टर इन अबनॉर्मल क्वालिटी प्रॉपर्टीज। क्या कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अल्फा का वैल्यू नहीं मिलता है, अल्फा इज नॉट गिवन, तो हम क्या करते हैं, अल्फा नहीं दिया है तो हम अल्फा को 1 ले लेते हैं। वी टेक अल्फा इक्वल टू 1 एंड देन वी डू द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ये हुआ कितना Cl का अमाउंट होगा, लैम्डा n का वैल्यू का मेजरमेंट। तो ये सारे एविडेंस आपको हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, टू फाइंड द कंपाउंड्स आयनिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट में डिफेक्ट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। थ्योरी आपका हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ये आते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। दिस थ्योरी वाज गिवन वे बैक, अगर बोलेंगे ईयर था 1893 से 98 के बीच में उसका स्टडी पूरा किया था। लेकिन उस टाइम तक अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। 1893 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, वो हुआ आपका डिस्कवर तब हुआ है इन 1895। तो काफी सारे जिस थ्योरी के डिफेक्ट होते हैं वो लिंक थे, बिकॉज उस टाइम तक एटम का स्ट्रक्चर ही पूरा क्लियर नहीं था। तो यहां पर हम एनीवे हम लिखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। आपके 3 डिफेक्ट मैंने आएंगे, लिखिए क्या क्या डिफेक्ट है। पहला लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, राइट डाउन, इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ many coordination compounds successfully, but it does not explain
It does not explain the nature of bonding within coordination sphere. कि आपका बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसके बारे में थ्योरी साइलेंट है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर प्रेफरेंस for 4 and 6 coordination among complexes. उसने अपने टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया, उन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या था, मोस्टली जितने कॉम्प्लेक्स स्टडी किए उसने, उसमें आ रहा था they were having either 4 coordination number or 6 coordination number. Means more than 90% compound were having either 4 or 6 coordination numbers. Meaning उनके पास either 4 लिगेंड थे या 6 लिगेंड थे inside the coordination sphere. तो क्यों ऐसा होता है? He couldn't explain. अगला आता है, अगला है इसमें यहाँ पे क्या, it fails to explain why certain 4 coordinated compounds are tetrahedral and others square planar. देखो सिंपल पॉइंट है, कहने का भी क्या है कि अगर हमारे पास मेटल का 4 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं. दो पॉसिबिलिटी क्या है कि उस केस में कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री हो सकता है आइदर टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री कैन बी स्क्वायर प्लेनर. तो क्यों होता है ऐसा, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में थ्योरी साइलेंट है. इसका सिंपल लॉजिक था, जो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसका एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे उस समय तक डिस्कवर प्रॉपर्ली नहीं हो पाए थे, इसलिए ये ड्रॉबैक रहते हैं. तो टेंशन आपको बस याद रखना है, टेंशन नहीं लेना इसका.